ट्रेजिडी बोल रहा था। अब ट्रेजिडी, कॉमेडी एक्टर ट्रेजिडी बोले तो वैसे मुश्किल होता है, लोगों का हजम करना भी मुश्किल होता है। तो मैं बोल रहा हूँ तो पीछे अलबेला साहब ने मुझे कहते हैं अच्छा जी। तो वो मुझे ना आ गई हंसी। अच्छा, सैड सीन करते हुए हंसी आ गई। अब हंसी आ गई। अब मैंने कहा अगर ये लोगों को पता चल गया उन्हें हंस रहा है तो हूट, उसमें हूट भी हो जाते थे। अब उस हंसी को रोने में मिक्स मैंने किया। हालांकि के मतलब में डायलॉग था कि रोने वाला के ती न जम्मे दुश्मन देवी जे जम्मे रवे अजानी, सारी उम्र वो खेड लगावे कदे ना होवे सियानी। यानी हम बेटी का को मसला है तो मैं ये कह रहा हूँ। तो अब पीछे से उन्होंने कहना अच्छा जी। अच्छा, आपने कहना अच्छा जी। मैं शुरू करूंगा ना, मैं भी 2 सेकंड बाद आपने कहना ठीक है। अब वो मुझे, अब मैं रो रहा हूँ और उसमें से हंसी और रोने को मैंने इनमें से, ताकि लोगों को पता ना चले। तीन जम्मे दुश्मन देवी। अच्छा जी। जय जम्मे रवे अंसानी, सारी उम्र खेड लगावे ना होवे सियानी। बेसिकली हंसी और आंसू और मिक्स कर वो सारा मिक्स। तो वो उस वक्त वो आंखों में वो ग्लेयर लगाया करते थे ना मेकअप से, थोड़ी देर बाद वो आंसू है तो ऑडियंस को नहीं पता वो करावे करी जा रही है, ऐसी निकल रही। अच्छा, आपको पता है कि आपकी जब बहुत ज्यादा एकदम से आप वायरल हो गए थे, वो मशहूर वो आपकी हंसी की वजह से भी हुए थे। आप वो अक्सर लोग आपको एक हंसी की वजह से भी बड़ा याद करते हैं। बहुत सी ड्रामों की बहुत सी कंटिन्यूटी, जैसे सब्जा सज्जन सब्जा वेली सीधा टली सीधा, ये तो सबसे ज्यादा मशहूर, बहुत मशहूर है ये तो। फिर वो शब्देक का जो था शबन मियाँ, जो जिसको पंजाबी बोलने का शौक होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो तो कोई ना कोई मेरी रही है कंटिन्यू। लेकिन हंसी बहुत बहुत आपकी वायरल रही है और बड़ी मशहूर, जो आपकी मेरे ख्याल से जो अगर किसी को नाम नहीं पता तो कहते हैं हाँ वो हंसने बहुत ज्यादा वो वायरल रही है वो। ये जो मैं वकील बना था, हाँ जी, देखा ना अंदाज? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें नहीं कहता जज साहब मेरे क्लाइंट ने कैसी हास्य गल की थी। अब वकील ना होता, वो हम पे केस हो गए थे। इस पे केस हो गए थे इस बात पे? भी इस बात में पूरे ही अच्छा अच्छा। फिर तो वो कला ने माफ कर दिया, अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, नहीं वो आर्टिस्ट एक्ट उसमें क्या मतलब, ये बस वो हो जाता है। उन्होंने कहा भाई ऐसा इतना ज्यादा नहीं, देखा होगा आपने पूरा। बिल्कुल जी, हाँ जी हाँ जी। वकील चलाने लगा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो ये सारा चलता रहा सारी जिंदगी, यही कुछ। अच्छा, वो जो ऑब्वियसली आप लोगों ने एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, आप लोग उसको जो है थिएटर शो कर रहे होते हैं, उसको कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन द जब शो हो रहा होता है कोई आमद भी आ जाती है एकदम से कि बहुत ज्यादा आमद आती है। कॉमेडी को तो, कॉमेडियन को तो बेशुमार आमद आती है। जो ट्रेजिटेरियन है उसके लिए मुश्किल होता है। उनको भी हो जाती है लेकिन वो मुश्किल होता है। तो हमें तो आमद ना आए तो हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि मौके पर न जाने क्या हो जाना। तो इसलिए वो हमारे जमाने तो स्टेज पर जो लोग बोलते थे ना हॉल, उनका भी जवाब दिया जाता था। हाँ जी, मुझे पता है, हाँ जी, देखे अक्सर वीडियो देखे। तो उसका भी जवाब देना, वो मुझे याद है मामला साहब अपने बेटे को आवाज देते हैं, ओए नसीर, तो हाल में से बंदा कहता है हाँ जी, तो माना साहब कहते हैं ओ जड़ा दूजी चो है उन्होंने बुलाया। तो जब ऑडियंस का आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा था जिससे उन्होंने जवाब दिया, तो अक्सर उधर से फिर कमबैक रिप्लाई भी आता, उधर से भी आया करता था। बड़ा उस वक्त तो बड़े हौसले से ड्रामा करना पड़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑडियंस बहुत तेज होती थी। ओपन एयर थिएटर होता था। ओपन एयर थिएटर जब से बंद हुआ ना तो वो थिएटर का माहौल खत्म हो गया। ये तकरीबन 87-88 में वो बंद हो गया था। ओपन एयर हॉल के अंदर वो मजा नहीं आता जो ओपन एयर में आता था। अब ओपन एयर का उन्होंने क्या किया, स्टेज खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसके दरमियान में दीवार बना दी। उसका व्यू होता था, इतनी उसकी लेंथ होती थी, पीछे पूरी हवेली, चांद निकल रहा है, वो सारा खत्म करके वो स्टेज के दरमियान में दीवार। ऐसा पागल इंजीनियर और ऐसा पागल तो मैं दुनिया में, सारी दुनिया में मैंने ढूंढा।
मैं नहीं भेजा कि यार स्टेज इस पे पीछे से कभी साइकिल ने आना है, कभी वो स्टेज पे दीवार भी कभी, और इतनी डेप्थ थी उसकी ओपनर की, आपने शायद देखा नहीं, बस डेप्थ थी पूरी, यानी एक हाथी आ सकता था वहां। अच्छा। और एक दरख्त होता था बड़ का बहुत बड़ा, और एक बहुत बड़ा एटमॉस्फियर था। वो सारा कौन पागल था, वो कहाँ से पैदा हो गया, और सारे ओपनर का उसके बाद कभी ओपन ड्रामा हुआ ही नहीं, क्योंकि मत्थे में वो दीवार लगती। कहाँ आपको पीछे बाग नजर आ रहा है, फुहारे नजर आ रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर चांद नजर आ रहा है, तो उदी थां तो एक दीवार क्या फजूल। नॉन आर्टिस्टिक लोग बहुत। मेरे ख्याल से जब बिजनेस पड़ जाता है ना आर्ट के साथ, तो फिर मामला खराब हो जाता है। नहीं बिजनेस नहीं, ये तो पता नहीं कोई कॉन्स्पिरेसी थी क्या था, जिसमें शालामार बाग हमारा बर्बाद किया हुआ है, पता नहीं वो ज़ेन किधर चले गए, जो अपने एसेट की हिफाजत करते हैं, क्लासिक्स की हिफाजत करते हैं। मुझे नॉर्वे जाना हुआ तो यही ओपनर थिएटर उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ था पूरा। मैं कहा यार ये क्या, तो हमारे यहाँ हुआ पर बर्बाद कर दिया। तो हमारे यहाँ पता नहीं वो शौक नहीं है पुरानी चीज़ों को देखने का, जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं। अब चुबुर्जी है उसको भी खराब कर दी, वरना लाहौर में बड़ी बड़ी अच्छी जगह है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, वैसे हमारे जो आर्टिस्ट जो हैं, बिकॉज वो आप मुझे इससे क्वेश्चन वहाँ से रेज हुआ कि हम लोग अपनी उन चीज़ों का ख्याल नहीं रख सके, तो आर्टिस्ट का क्या ख्याल रखना है। हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी हमारे मुल्क में इतनी कदर नहीं जितनी बाहर लोग कदर करते हैं। नहीं वो मुल्कों वाले अपने आर्टिस्ट की करते हैं, हमारी कहाँ क्यों करेंगे वो अपने आर्टिस्टों के। अब इंडिया जाते हैं अपनों करते हैं, हम अपनों वो जो वहां से इज्जत कुरा के आते हैं हम उनकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे। तो जाहिर है कि उनके यहाँ एक इसका बड़ा ख्याल किया जाता है, लेकिन जो अपने आर्टिस्ट करते हैं वो हमारी नहीं करते। करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन उतनी नहीं करते। जाहिर है कि वो दिल जो होता है उसी के साथ होता है। बेशक इसकी आर्ट की कोई सरहद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ना अपने अपने होते हैं, इसमें तो कोई अपना मुल्क, अपनी मट्टी, अपने हम जैसे भी हैं, हम यहीं हमें इज्जत मिली है, पाकिस्तान में मिली है, हमें कोई इंडिया में तो नहीं मिली या यूरोप में नहीं मिली, यहाँ मिली है तो हम वहाँ गए। अगर नुसरत साहब अल्लाह बख्शे या जितने भी हमारे बड़े, इज्जत तो पाकिस्तान में मिली ना, फिर दुनिया ने उनको माना, वहां से तो नहीं करवा के आए ना। तो अपनी मट्टी, अपना मुल्क, अपना लोग, इन जैसा कोई नहीं होता, नेचर बात। अच्छा, आपका कभी शौक नहीं हुआ, क्योंकि हर एक्टर का दिल करता है कि इंडियन वो डायरेक्टर बने या डायरेक्टर की कुर्सी पे जाके बैठे डायरेक्ट करे? ना मुझे प्रोड्यूसर बनने का शौक हुआ, ना डायरेक्टर, ना राइटर, क्योंकि एक्टिंग का जो मजा है ना वो और उसी चीज में नहीं, किसी चीज में। अच्छा ठीक। और अब पर्टिकुलरली अगर आर्टिस्ट की बात की जाए तो आपको पता है आर्टिस्ट होते हैं बड़े रोमांटिक होते हैं। आपकी जो है वो लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है? लव मैरिज होनी थी, वो फ्लॉप हो गई। अगर भाभी शायद तुम्हारा ये इंटरव्यू देख ले, अगर आप उस बारे में थोड़ा सा बताना चाहें कि हुआ क्या, फ्लॉप कैसे होगी वो हिट फिल्म? बस वो सोच समझ के बोलना आपने, ये बात में ये ना आपको यार इंटरव्यू से तुसी बुला ले तो बात चो। नहीं गल इस तरह की है कि उस लड़की को गालिबन मैं पसंद नहीं था। अच्छा, आप पसंद नहीं थे? हाँ, वो वन साइडेड ही काम था। अच्छा, हमें तो बड़ा जुनून था, मगर वो, हालांकि मैंने घर भी कह दिया था, फिर उन्होंने मेरी शादी कुछ देर रोक के रखी कि यार तू दस, तो फिर मैं जी नहीं काटते हो जितने मर्जी। लेकिन अच्छा हुआ ये जो मेरी बेगम है, इसने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे खासतौर पर बच्चों की तरबियत में उसका बहुत हाथ है। मेरी बेटी की नॉर्वे होती है, वहाँ भी वो पर्दा करती है और बड़ी अच्छी जा रही है। वैसे मेरी बहन भी वहाँ होती है, एक मेरी बहन अमेरिका होती है, दूसरी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। और हैरत की बात है कि दोनों बेटियां, दोनों बेटे हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह, और अच्छे तगड़े वाले, ऐसे नहीं है। तो बेटा भी वो भी हाफिज़े, छोटा भी, बेटियां भी,
और सारे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अभी भी छोटा FC कॉलेज पढ़ रहा, MBA कर रहा। अच्छा, अभी भी FC पढ़े हैं? हाँ, वेरी गुड। बल्कि एक दफ़ा FC में मेरी बेटी को ना कोई फंक्शन था उनका, तो मैं चीफ गेस्ट था। अच्छा। तो उसी को फर्स्ट प्राइज मिल गया, तो मैं दे रहा हूँ बाप बेटी को दे, दोनों फॉर्म नाइट। तो ये मेरी बीवी का बहुत हाथ। आपकी जो बेटा बेटी उनमें से कोई इस एक्टिंग की तरफ कोई नहीं गया, या आपने नहीं भेजा या खुद ही नहीं है? मैंने तो मना नहीं करना था ना, क्योंकि मना करने से कोई मना होता भी नहीं। बिल्कुल। तो मेरा बड़ा बेटा है, वो करता रहता कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, ऐसी उतना कामयाब नहीं जा रहा। तो मैंने कहा यार तू अपनी ट्राई कर ले जो करनी। तो वो करता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन उतना भी उसको नहीं, मेरा ख्याल है उसको समझ नहीं आ रही। कोशिश करता है, शायद वो फंस गया है मेरे और दूसरों के दरमियान कि मैं बाप की एक्टिंग करूँ। बाप की एक्टिंग तो हो गई, वो जो होनी थी, अपना नया अंदाज आना चाहिए। तो ये बात है, तो मैं उसको नहीं रोकता, करो भाई जो मर्जी। अभी जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है जो एक्टिंग की तरफ आना चाह रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस स्टेप से आए, किस तरह आए? क्योंकि ये जो सोशल मीडिया और जो पर्टिकुलरली टिकटॉक और दूसरी चीज़ें हैं, ये एक्टिंग नहीं होती, ये फॉर द टाइम बिंग होता है काम, ये प्रॉपर एक्टर्स नहीं होता। देखो हमारे मुल्क में अच्छे से बहुत से ड्रामे बन रहे हैं। एक तो वो जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे हम तो प्रोड्यूसर कहते थे, आजकल जो डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, उनको चाहिए कि वो नया टैलेंट लाएं, उसको मार्क करें, ऑडिशन करें। एक बाकायदा महाना ऑडिशन होना चाहिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का। उससे बड़ा हमें मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, रॉ टैलेंट। हाँ, टैलेंट मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट तो है, लेकिन इसमें हमारे मुल्क में नेपोटिज्म भी तो है ना। मतलब आप देखा जाए तो नेपोटिज्म कहाँ नहीं होता, दुनिया में हर जगह होता है। कि चंद लोगों ने एक्टिंग करनी है। अगर 1 लाख आदमी, तो कितने एक्टर होंगे? 2। तो नेपोटिज्म खुद ही हो गया। तो ये स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। हम भी आए थे, तो अब पूरे FC कॉलेज से, इस्लाम में कितने लोग आए, गवर्नमेंट कॉलेज से कितने आए, पंजाब यूनिवर्सिटी कितने आए। तो ये हमेशा ये कम ही होता है। ये जाहिर है कि ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है, आम चीज़ थोड़ी है एक्टिंग। ये बड़ी खास चीज़ है। ये वो वाला स्ट्रगल पार्ट देखना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। वो आपको लड़ना है, स्ट्रगल है, चलना पड़ेगा। खुद ब खुद आपकी झोली में कामयाबी नहीं आती, एक हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला फिर जिसकी किस्मत में होता है उसको आगे ले जाता है। अपनी अगर आपने जो एक्टिंग करियर है उसको अगर सम अप करना हो, तो आप उनको किन अल्फाज में सम अप करेंगे उसको? आप एक्टिंग करियर से क्या मुराद? एक्टिंग करियर से मुराद है जिसमें आप थिएटर भी है, जिसमें आपकी स्ट्रगल भी आ जाती है, आपकी अचीवमेंट्स भी आ जाती हैं, उसको अगर आपने एक वन लाइनर में कहना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपनी जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं क्वेश्चन करता हूँ ना कि आपने जब से आप एक्टिंग में आए, आपने सीखा है, फिर ऐसा ऐसा बंदा सीख के और पॉलिश भी हो जाता है, और फिर साथ साथ आप दीन और दुनिया भी साथ लेके चले जा रहे हैं। तो इस चीज को अगर आपने सम अप करना हो एक आधी लाइन में, तो आप इसको किस तरह सम अप करेंगे? हाँ, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस जो है वो आम जिंदगी में भी चाहिए। अब किसी के घर जाते हैं, किसी की मर्ग हो गई है, तो वहाँ हंसना तो नहीं शुरू करेंगे, बाहर से बाहर हंसते भी आ रहे हैं, तो वहाँ जाती है आप कहेंगे ओ ठीक है, ऐसी ये सारी परफॉर्मेंस है ना। किसी की शादी पे जाते हैं तो आप भले बाहर किसी की फौतगी से तो वहाँ हंसते हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस स्टेज पे भी, आम जिंदगी में भी, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा एक पोर्शन है। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, वो आदमी अगर रिश्तेदार है तो जगह जगह उसकी लड़ाई होगी, लोग उससे नाराज होंगे कि यार इस सिचुएशन के मुताबिक क्यों नहीं चल रहा, वो नाल परफॉर्मेंस क्यों नहीं करता। तो जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो सिचुएशन है ड्रामे की, जैसे हम लोग जब करते थे ना, तो लिबास, मेकअप, फिर उसको शीशे में देखना, फिर उसको तारी करना,
ये जो तारी करना है आपको, ये आम जिंदगी में भी करना है और ड्रामे में भी करना है। अगर आपको तारी करना आ गया, एक्टर होता है ना, ए फॉर एक्शन, एक्शन, सी फॉर कंटिन्यूटी, टी फॉर टाइमिंग, टोन भी कई कहते हैं, लेकिन मैं इसको टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग के बगैर देखो एक्टर एक कदम नहीं चल सकता। और आगे क्या है, ओ ओरिएंटेशन, और आगे क्या है, आर रिएक्शन। तो ये ए सी टी ओ आर, अगर ये आप में हैं तो अब आम जिंदगी में भी कामयाब हैं और थिएटर में भी कामयाब है। अगर नहीं है तो आप जगह जगह फिर हो गए। एक्शन हो गया, रिएक्शन नहीं आप करा, अस्सलाम वालेकुम तो आपने ये नहीं कहा वालेकुम सलाम, तो दूसरे बंदे का आपने दिल तोड़ दिया, बिल्कुल रिएक्ट नहीं सही किया। और अगर टाइम का आपने गलत कहा दी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, खत्म हो गया। इसका ये जैसे आदमी होता है ना कि पठान है, पठान का रोल करना पंजाबी, तो कौन सा पठान, पढ़ा लिखा पठान, प्योर पठान, पेशावर का, कोहाट का, पंजाबी कौन सा, कौन सा, किस इलाके, सरायकी। जब तक वो ओरिएंटेशन नहीं आएगी आपके अंदर, आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। ये चार पांचों चीजें आपको देखनी होगी। आम जिंदगी में भी इसकी जरूरत रहती है। मुझे परसों जो जा रही थी अपनी नानी, बड़ी नानी, वो जब भी कोई आता ना सलाम करते तो वो हमेशा वालेकुम सलाम, वे बिस्मिल्लाह, वे कदम आया, ऐसे ऐसे, हाँ जी ऐसे। वो उसको रिसीव करके चाय पिला के, तो अगर उसे नाराजगी होती फिर रज की होती बेइज्जती कर देते। लेकिन एक रिसेप्शन बड़ा अच्छा दिया करते थे हमारे बड़े जो ना, मैं आपके हम सब के जो बड़े थे वो बहुत अच्छे लोग थे। तभी तो हमें कुछ अकल आई है जिन्होंने हमें पाकिस्तान लेके दिया। ना कहाँ, हमने कहाँ इतनी सारी स्ट्रगल की है, तो उनकी ये मरहून मिन्नत है। हम सब के सब ना थिएटर बनाते, ना वो पाकिस्तान बना के देते, ना कहाँ जाते हैं हम, किधर जाते हैं, गांव में रह जाते, उधर के उधर ही छप्पड़ों से निकल के पता नहीं कहाँ चले जाते। तो वो गांव से हमें लेके आए, सबको लाया, हम सबकी बैकग्राउंड गाँव में है सबकी। तो वहाँ से अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों को जाए खैर दे जो हमें लेके आए। तो भाई अब जाते जाते आप कोई मजेदार सी कोई 3 जुगते मार दे, मैं बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ कि आप ऐसे मारे कि मजा आ जाए। यानी इससे पहले मजा कोई नहीं बेशक बिल्कुल आ रहा था, लेकिन मैं घंटा लाता था, मजा कोई नहीं। मैं वेट कर रहा था कि एंड में जाके मैंने आपसे ये कहना जरूर। देखो जुगत का भी अपना होता है ना, सिचुएशन होती है। हम आदि हैं सिचुएशन के मुताबिक जुगत लगाने। अब आप यहाँ स्मार्ट सा आदमी बैठा हुआ है, खूबसूरत सा आदमी, उसको क्या जुगत करूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 600 जुगत कर देने, अमाना चंद बैठा ਹੁੰਦਾ मैं 1000 कर देने से। और स्मार्ट जिहा लड़का है, लड़कियां वर्गा लड़का है। बात देखा मतलब ਤੁਹਾਡੋਂ ਕੀ जुगत करने, तो वैसे माशाल्लाह खूबसूरत है, हैंडसम है। जुगत वास्ते को थोड़ा जिहा मैटर चाहिए होता। अच्छा अच्छा। वो मुझे पूछती है, जर्मन ट्रेन में हम जा रहे थे, तो वो मुझे बातें शुरू की, कहती व्हाट इज कॉमेडी। मैंने कहा कॉमेडी इज टू मेक थिंग्स एबनॉर्मल, टू मेक थिंग्स एबनॉर्मल, यानी आम चीज को एबनॉर्मल कर देना। कहती मैं नहीं समझी। मैंने कहा आप तुम कहो, मैं तुम्हें कहता हूँ हाउ आर यू, तो इसमें कोई कॉमेडी है कौन सी कॉमेडी। तो मैंने कहा इसी फिक्रे को मैं एबनॉर्मल कर दूंगा तो कॉमेडी, हाउ आर यू, हंस आ गया। तो कॉमेडी है एबनॉर्मल कर देना। अनवर अली साहब का एक वाक्य सुनो। अनवर साहब को ना अंधेरे से बड़ा डर लगता था, वो क्रेस्ट्रोफोबिया उनको बड़ा। तो मैं उनको डॉक्टर के पास ले गया। मैंने कहा जी अंधेरे में बड़ा डरते हैं, कमरा लाइट चली जाए चीखे मारते हैं, इनको ठीक कर दें। कहते ठीक तो कर देंगे मैंने, फिर एक्टर नहीं रहेंगे। ठीक, क्योंकि थोड़े जे पागल होंगे तो अच्छी एक्टिंग करें। इतने सारे लोगों के सामने देखो ना, जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ, शरीफ आदमी तो नहीं कर सकता। उसके लिए थोड़ा सा ऊपर से पेच लूज होना चाहिए, थोड़ा सा थोड़ा सा लूज होना चाहिए।
सर जवाद भाई बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। जाते जाते हमारी ऑडियंस को प्यारा सा पैगाम, अच्छा सा पैगाम दे दें, फिर इसको शो को खत्म करें। आप हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस हैं, बाहर के मुल्कों में भी, यहाँ भी, बस एक नसीहत जो हमारे सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, 11 ज़ुल्हज को मिना के मैदान में सबके लिए दी बेस्ट, उससे अच्छी हो नहीं सकती सर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत, क़यामत में मुझे अल्लाह के सामने शर्मिंदा न करा। इससे अच्छी, जैसे माँ कहती है बेटे तुम्हारे मामू में, तुम्हारे नहाल में मेरी बड़ी इज्जत है, मुझे शर्मिंदा न करना, बाप कहता है। तो इसी तरह हम अपना पाकिस्तान, अपना कल्चर, अपना मज़हब, ऐसा ना हो कि कोई हमारे पाकिस्तान को बुरा कहे, हमारे इस्लाम को बुरा कहे, हमारे कल्चर को, हमारे बड़ों को बुरा कहे। हर बात, हर अमल करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि ये बात कहीं शर्मिंदगी का बायस तो नहीं बनेगी हमारे बड़ों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे इस जो हमारा दुनिया पूरी में एक साख है वो ख़राब तो नहीं करेगी। भाई यही मेरी नसीहत है, हर बात से पहले ये सोचना है कि बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े। तो इंशाल्लाह हर कदम पे अल्लाह कामयाब करेगा। आमीन। बहुत शुक्रिया जवाद भाई शो पे आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जवाद साहब। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।